जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति एक बार फिर से आपसे एक बीच उपस्थित हो चुके हैं होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोग को पता ही आगामी जो भी एग्जाम है सभी को देखते हुए फिर से एक नए सिरे से होमवर्क सीरीज को चलाया गया। अभी हाल ही में आप लोग का NTPC का एग्जाम चल ही रहा, बाद में कि अभी दरोगा का वैकेंसी, BHSC का, इस सभी का वैकेंसी आने वाली है सीजन लेवल। उस सभी को देखते हुए जो जितना GK GS का वेटेज है उसी सबको देखते हुए, यहाँ का सिलेबस को देखते हुए सिलेबस से ही यूज़ करवाया जाता है और सिलेबस से होमवर्क आप लोग को मिल जाता है। होमवर्क आप सभी को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पे मिलता है। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो डेली का करंट अफेयर सबसे पहले आप सभी के बीच में स्टार्ट किया था और वहाँ से ये स्टार्ट किया जाएगा और उसके बाद जो भी आपको होमवर्क दिया गया था उसी होमवर्क से आपके बीच यूज़ करवाया जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर से। तो बताइए, आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजेद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? ये अमेरिका। USA, ठीक है, US यानी अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया। बताइए अमेरिका का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC। बताइएगा ये जो बलूचिस्तान है किसका भाग है? ये पाकिस्तान का ही भाग है। ये पाकिस्तान का एक हिस्सा हो जाएगा जो निचला 10वीं पाकिस्तान में आता है, निचले हिस्सा में आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम की EV निर्माता विंसफार्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया है? ये तमिलनाडु में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक परियोजना के लिए 4,594 करोड़ रुपया के बजट को मंजूरी दी है? ये सही जवाब है। 3 जगह हो जाएगा, 3 राज्य है, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इस तीनों राज्यों का दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? ये राजस्थान हुआ। सही जवाब है। देखिए राजस्थान कैसा मरुस्थलीय इलाका और वहाँ वर्षा कम होता है, इसलिए वहाँ क्या किया गया? कृत्रिम वर्षा ड्रोन आधारित शुरू किया, मतलब वहाँ पर पहला प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। पता है राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, कृत्रिम वर्षा जो है किससे करवाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड से होता है। सही जवाब, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नवीनतम नमो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? इसमें मंगलोर को मिला है। मंगलोर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। सही जवाब, मंगलोर जो कर्नाटक है, कर्नाटक पड़ता है। इसमें पहला स्थान किसको मिला है विश्व में? UAE को मिला है, संयुक्त अरब अमीरात को मिला है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 मिला है? सही जवाब है गोपीनाथ बारडोली जो कहाँ पड़ता है? गुवाहाटी का हो जाएगा। सही जवाब है, गुवाहाटी का ये हवाई अड्डा है। बताइएगा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में हो जाएगा। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दिल्ली में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्य समिति का गठन किया है? सही जवाब, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया। बताइए अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये ओम बिरला हो जाएंगे। सही जवाब है। और बताइए कितने क्रम का अध्यक्ष बने अभी? ये 18वें क्रम के वर्तमान में, जो कि 17वां और 18वां दोनों क्रम में कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। बताइएगा ओम बिरला जो है ना कहाँ से ये सांसद है? ये कोटा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दल ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितना पदक जीत लिया है? 27 पदक जीता। सही जवाब है, 27 पदक इसमें जीत लिया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, तो आज का जो करंट अफेयर बनना था सभी को देख लिया। अगला क्वेश्चन एक और है, बताइएगा इसमें से, हाल ही में न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई है? ये तेलंगाना, भारत में तेलंगाना में, जो कि कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड की प्रजाति है। और ये कहाँ देखा गया? भारत में तेलंगाना में देखा गया। तो दोस्तों आज का जो भी करंट था उसको महत्वपूर्ण उसको देख लिया गया। अब चल रहे हैं आप सभी के बीच में जो भी होमवर्क दिया गया था उस होमवर्क के माध्यम से आप लोग को भी क्यूज करवाया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है क्यूज में। तो आज का क्वेश्चन है पहला हिस्ट्री से। बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किसके अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? ये सही जवाब है मैकाले, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर क्या किया गया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये 1835 कब से माना था? 1835 से माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा और बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विलियम बेंटिक ने जो मैसूर को कब मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में? मैसूर को 1831 में मिलाया। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा कि कुर्ग और मध्य कचेरी इसको कब मिलाया था? ये इसको 1834 में मिलाया। सही जवाब हो जाएगा। इसको हड़प को मिला लिया था इसमें। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है ना भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया था, और इसके समय में जो भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन था? न, सदर अमीन का पद था। सदर अमीन का पद था उसमें, सदर अमीन का पद था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बोल रहे हैं। और बताइएगा उस समय इसका तनख्वाह कितना था? 700 रुपया। सही जवाब कितना था? 700 रुपया प्रति माह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस एक्ट के द्वारा जो है ना यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा? ये सही 1833। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। और ये जो 1833 का चार्टर एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। बहुत अच्छा जवाब है। और इसी एक्ट के द्वारा ही ना भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही। और ये किसका और कौन लगाया था? सती प्रथा का अंत किया था। और सती प्रथा का अंत कब किया था? ये 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, चार्ल्स मिंटकॉफ का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इसका एक ही वर्ष 1835 से 36। 1835 से 36 तक रहा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से किसे जानते हैं? यही चार्ल्स मिंटकॉफ को प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ था? 1839 से 42 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? ये ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने जो ना कोलकाता से दिल्ली तक के ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कब करवाया था? ये 1839 में करवाया था। 1839 में करवाया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1842 से 44। 1842 से 44 तक रहा। बताइए प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध जो किसके समय हुआ था? ऑकलैंड के समय में हुआ था। और समापन किसके समय हुआ था? एलनबरो के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। बताइए रविवार का छुट्टी की शुरुआत कौन किया था? ये 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? ये अगस्त 1843 में। अगस्त 1843 में एलनबरो के द्वारा ही मिलाया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन इसी से है, सिंध विजय के विषय में किसका यह कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? यह नेपियर का हो जाएगा। ये कथन किसका है? चार्ल्स नेपियर का। सही जवाब होगा नेपियर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से 48 तक। 1844 1848 तक रहा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा प्रथम अंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? ये 1845-46 में। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नरबली प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? सही जवाब है 1848 1856 तक रहा था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ था? 1848 से 49 में हुआ। सही जवाब है 1848 से 49 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि पंजाब को ब्रिटिश शासन में कब मिला लिया गया था? ठीक है 29 मार्च 1849 को इसको मिला लिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान कितना युद्ध लड़ा गया था? 3 को युद्ध लड़ा गया था। और पहला युद्ध कौन था उसमें से? देख पहला था रामनगर का युद्ध जो 16 नवंबर 1848 को हुआ था। दूसरा आपका हो जाएगा चिलियावाला का युद्ध जो 13 जनवरी 1849 को हुआ था। और तीसरा युद्ध था गुजरात का युद्ध जो 12 मार्च 1849 को हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन, लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया था? 1852 मिला लिया गया। 1852 मिलाया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में किसके द्वारा मिला लिया गया था? उसको डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा जो सिक्किम पर क्या किया? इसको दुर्व्यवहार का आरोप लगा के उसको हड़प लिया था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, इनाम कमीशन का स्थापना कब किया गया था? 1852 में हुआ था। इनाम कमीशन का स्थापना 1852 में
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। बताइए इनाम कमीशन का स्थापना क्यों किया गया था? इसका स्थापना जो है ना, इसका उद्देश्य ये था कि भूमि कर रहित जागीरों को पता करना और उसको छीनना। मतलब जिस जमीन से जो भूमि कर नहीं दिया जाता था और उसका पता करके उसको क्या ना करना, हड़प लेना। इसका इसी के कारण इनाम कमीशन का स्थापना किया गया 1852 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के शासनकाल जो है ना उसके किस कारण से है ना अधिक याद किया जाता है? ठीक है, व्यापगत सिद्धांत एंड डॉक्टरनी लॉ, डॉक्टरनी लैब्स कहा जाता है इसको। बताइए अगला क्वेश्चन है कि व्यापगत सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 मिला लिया गया। सही जवाब है। और बताइए जैतपुर और संभल को कब मिलाया गया था? संभलपुर को सही जवाब 1849 मिलाया गया था। बताइए बघाट को कब मिलाया गया था? 1850 में। बघाट को 1850 मिलाया गया। और बताइएगा कि उदयपुर को कब मिला लिया गया था? 1852 मिलाया गया था। और झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में मिलाया गया। और नागपुर को 1854 में। इसको हल्का में मत लीजिएगा, पिछला दरोगा में पूछा इससे क्वेश्चन। पंजाब को कब मिलाया गया था? 1849 मिलाया गया। सही जवाब हो जाएगा क्या? हाँ, पंजाब को पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अवध को जो है ना कुशासन का आरोप लगा कब मिला लिया गया? 1856 में मिला लिया गया। और बताइए हाँ सही जवाब है। और उस समय अवध का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। कई बार पूछा हुआ कि अवध का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह हो जाएगा। और बताइएगा अवध का स्थापना कौन किया था? अभी पूछा था ना क्वेश्चन कौन? सादत खां के द्वारा स्थापना किया गया। सादत खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी ने अपना जो ना सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? ये शिमला को बनाया था। शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया था। और बताइएगा 1856 ईस्वी में जो डलहौजी था तोप खाने का मुख्यालय कोलकाता से हटाकर कहाँ बना लिया था? ये मेरठ में बनाया था। मेरठ में बना लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए वुड डिस्पैच कब आया था? ये 1854 में। 1854 में। और किसके समय लाया गया था? ये डलहौजी के समय में ही आया था। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। बताइएगा हाँ ठीक है। बताइए भारत में रेल का चलन कब हुआ था? कब शुरू हुआ था रेल? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चला था? ये मुंबई से थाने के बीच। बहुत अच्छा जवाब है, मुंबई से थाने के बीच। और कितना किलोमीटर था? ये 34 किलोमीटर चलाया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नया पोस्ट ऑफिस एक्ट ये कब आया था? ये भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है बता दीजिएगा कि एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग का स्थापना कब किया गया था? लोक सेवा विभाग का स्थापना कब हुआ था? ये भी 1854 में ही किया गया था। सही जवाब है। बताइएगा डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया था? ये शिमला को बना लिया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के फिर सुनिएगा किस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति तथा अधिकार वापस ले लिया? नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया किस एक्ट के द्वारा? ये 1853 के एक्ट द्वारा। 1853 के एक्ट द्वारा वापस ले लिया गया था। बताइएगा 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था किया गया। और इसमें आयु सीमा कितना रखा गया था? ये 18 वर्ष से 23 वर्ष 18 से 23 वर्ष रखा गया था। सही जवाब है। बताइएगा पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त किया था? सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सत्येंद्रनाथ टैगोर है। बताइए अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद यानी भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर जो है ना सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन कब से किया जा रहा है? 22 में 1922 से। हाँ 1922 से किया जा रहा है, जो कि इलाहाबाद भारत में पहला बार इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 62 रहा। सही जवाब है 1856 से 62 तक रहा था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। सही जवाब है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यही लॉर्ड कैनिंग। देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बना। और उसके बाद भारत का वायसराय पहला बना कौन? कैनिंग ही बना था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आगरा में एक उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1866 में हुआ। सही जवाब है। और बताइए इसको इलाहाबाद कब स्थानांतरित कर दिया गया? 75 में। 1875 में इसको फिर से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब आया था? ये 1856 में आया। सही जवाब है। और ये किसके समय लाया गया था? कैनिंग के समय लाया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। तो जो भी हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को करवा दिए। हम चल रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में जो प्रश्न होमवर्क दिया गया था
बताइएगा, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पटकाई बूम की पहाड़ी किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। ठीक है, पटकाई बूम कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब है, बताइएगा। लेमाटोल की पहाड़ी है किस राज्य में है? मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर। लेमाटोल की पहाड़ी कहाँ है? ये मणिपुर में हो जाएगा। सही जवाब है, बताइएगा। नागा पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये नागालैंड में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, मिजो पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये मिजोरम में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लेमाटोल के पश्चिम में कौन सा पहाड़ी स्थित है? ये बराइल का पहाड़ी। और बराइल का पहाड़ी किस राज्य में है? ये असम राज्य में। सही जवाब। लेमाटोल के पश्चिम में बराइल पहाड़ी जो कहाँ है? असम राज्य में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चिरापुंजी किस पहाड़ी में स्थित है? ये खासी पहाड़ी में। खासी पहाड़ी, गारो खासी जनता कहाँ है? ये मेघालय में ही है, और उसी में खासी पहाड़ी में ये सब स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ना पहाड़ी स्थित है, उसका नाम बताइए कौन कौन है? यही गारो खासी और जंतिया। इसका क्रम ही यही है, गारो खासी जंतिया, जो किस कैसा क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, गारो खासी एवं जंतिया की पहाड़ी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसको शिलोंग का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलोंग का पठार कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। सही जवाब है, बताइएगा। अरावली जो है ना, सबसे पुरानी काल के किस चट्टान से बना है? ये प्री कैम्बियन चट्टान, प्री कैम्बियन चट्टान से बना हुआ है। सही जवाब है, बताइएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। और बताइए गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? सही जवाब है, 1722 मीटर। कितना मीटर है? 1722 मीटर है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी बहता है? लूनी नदी निकलती है, जो कहाँ जाकर लुप्त हो जाता है? ये कच्छ के रण में जाके क्या होता है? गायब हो जाता है। कच्छ के रण में ये गायब हो जाता है। बहुत से जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, अरावली के पूर्व से कौन सा नदी निकलता है? ये बनास नदी निकलता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन ये है कि वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इनफॉर्मल कहते हैं। द रिवर ऑफ इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार जो है ना, ये मालवा का पठार कहाँ पड़ता है? देखिए मालवा का पूछ रहे, मालवा पूछ रहे, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में पड़ता है। और बताइए ये जो किस चट्टान से बना है मालवा का पठार? ज्वालामुखी चट्टान से बना है। ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। बताइए मालवा के पठार से कौन सा दो नदी निकलता है? चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा कहाँ से निकलता है? ये मालवा के पठार से निकलता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइए उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वतमाला अलग करता है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेघालय का पठार कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सही जवाब है, मेघालय का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बताइएगा मेघालय पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये अमरकंटक की पहाड़ी होगा। और इसका ऊंचाई कितना अमरकंटक का? 1036 मीटर। 1036 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यह जो किस चट्टान से निर्मित है? मेघालय पठार ये ब्लॉक पर्वत से निकल, ब्लॉक पर्वत है ये। बताइएगा ये जो अमरकंटक का पठार है, इसके पश्चिम की ओर से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। सही जवाब है। और उत्तर की ओर से कौन नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और अमरकंटक के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। और महानदी किस राज्य में बहती है? ओडिशा राज्य में बहती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा कि छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार जो है किस मैदान का उदाहरण है? ये संप्राय मैदान। ये संप्राय मैदान का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा छोटा नागपुर पठार को जो है रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये खनिज भंडार की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है, ये सबसे संपन्न है। इसी कारण से क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। और किस चट्टान से बना है? ये ज्वालामुखी चट्टान। सतपुरा के पहाड़ी जो है ज्वालामुखी चट्टान से बना है। बताइएगा सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? धूपगढ़ी हो जाएगी। और बताइए धूपगढ़ी का ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर। 1350 मीटर हो जाएगा। अगला जो ये जो धूपगढ़ी कहाँ किस पर्वत में स्थित है? ये महादेव पर्वत में। धूपगढ़ी महादेव पर्वत में स्थित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सतपुरा के पूर्वी हिस्से से कौन सा नदी निकलता है? ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी निकलती है, सतपुरा के पूर्वी हिस्से से निकलती है। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार किस राज्य में है? ये सही जवाब महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। और ये बताइए किस चट्टान से बना हुआ? ये ज्वालामुखी बैसाल चट्टान से बना है। बताइए यहाँ पे जो है ना दक्कन के क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। बताइए काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस फसल के लिए? ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से काली कपास मृदा भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार का जो आकार कैसा है? ये
त्रिभुजाकार, सही जवाब त्रिभुजाकार हो जाएगा। बताएगा दक्कन पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, बताइएगा धारवाड़ का पठार के पश्चिम भाग में कौन सा पहाड़ी है? बाबा बुदन की पहाड़ी और तब ब्रह्मगिरन की पहाड़ी, ठीक है। अब बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए पढ़े? कॉफी के लिए। यहाँ पे पहला बार कॉफी यहीं लगाया गया था और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है, सही जवाब है। बताइए पश्चिमी घाट की जो लंबाई कितना है? पश्चिमी घाट लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट की लंबाई, औसत लंबाई 1600 किलोमीटर है। और बताइएगा पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है इसका? देखिए पर्वतन ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार हो जाएगा। बताइए इसका जो पश्चिमी घाट का औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1200 मीटर है, 1200 मीटर हो जाएगा। बताइए पश्चिमी घाट जो है ना इसको किस नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बताइएगा कितना डिग्री अक्षांश जो है ना सह्याद्री को दो भागों में बांटता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांटता है। इसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च शिखर कालसुबाई हो जाएगा, जो कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका ऊंचाई 1664 मीटर है। और दक्षिणी सह्याद्री का ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख हो जाएगा, जो कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर से कितना नदी निकलती है? नदी 5 नदी निकलती है। और 5 नदी का नाम बता सकते हैं आप लोग? कृष्णा, देखिए सुनिए, कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री और कोयना, यही 5 नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ये मुंबई को नासिक से। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई को नासिक जोड़ता है। और बताइए थालघाट का ऊंचाई कितना होगा? 580 मीटर हो जाएगा, 580 मीटर है। बताइएगा भोर घाट किसको जोड़ता है? ये सही जवाब है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और भोर घाट का ऊंचाई कितना है? 630 मीटर हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए पाल घाट का ऊंचाई कितना है? 305 मीटर। पाल घाट कितना है? 305 मीटर हो जाएगा। और बताइए पाल घाट किसको जोड़ता है? ये कोयम्बटूर को कोच्चि, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए सेनकोटा जो है ये इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 280 मीटर। और ये किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पता है नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? ये तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा, सही जवाब है। और ये कैसा पर्वत है? ये एक ब्लॉक पर्वत है, यह एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। बताइएगा ये जो है यह मुख्यतः किस पठार से बनी है? ये नीलगिरी पहाड़ी चारनोकाइट पठार से बनी है, चारनोकाइट पठार से। बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना होगा? 2637 मीटर, 2637 मीटर होगा। और ये दोडा बेटा जो है दक्षिण भारत के केम्य क्रम का ऊंची चोटी है। ये दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है दक्षिण भारत का? दोदा बेटा हो जाएगा। और बताइए दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा, जो इसका ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर हो जाएगा, जो कि इसका अनाईमुडी का हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसको कहा जाता है? किस गैप को कहते हैं? पालघाट गैप। पालघाट गैप को क्या कहते हैं? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर कौन सा क्या स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइए गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को क्या कहते हैं? केनरा तट कहा, इसको केनरा तट कहा जाता है, सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको मालाबार तट कहा जाता है, सही जवाब है, मालाबार तट कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, अच्छा जवाब है। बताइए मुंबई बंदरगाह ये तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये गोवा में ही हो जाएगा। और बताइए मंगलुरु ये कर्नाटक में पड़ता है। बताइए नाहवा सोवा बंदरगाह ये मुंबई में महाराष्ट्र में हो जाएगा। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है, सही जवाब है। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा है? मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है? मुंबई है। बताइए मुंबई जो किस द्वीप पर स्थित है? ये सही जवाब सालसेट, मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कायल कहा जाता है, कयाल, ठीक है, कयाल कहा जाता है, ठीक है। और बताइए कयाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मछली पकड़ने के लिए, वहां घूमने के लिए इसका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो है ना नेहरू ट्रॉफी का नौका दौड़ से आयोजन किया जाता है, इसका किस कायल में आयोजन किया जाता है? इसका किस कायल में? ठीक है पुन्नामदा कायल में, पुन्नामदा
काल में इसका आयोजन किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, महानदी जो है किस राज्य में बहती है? ये ओडिशा राज्य में बहता है, सही जवाब है। बताइएगा बेगई नदी जो है ये किस राज्य में बहती है? बेगई नदी ये तमिलनाडु में बहती है, सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चलने हम लोग इकोनॉमिक्स में जो भी होमवर्क दिया गया था, इकोनॉमिक्स में भी अच्छा टॉपिक था आज। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के स्थापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है, ठीक है, लोचदार हो जाएगी। और बताइएगा पूरक वस्तु की मांग कैसी होती है? बेलोचदार होती है, ठीक है, बेलोचदार होती है, अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मुख्य रूप से मुख्य कितना रूप है इसका? 4 रूप हो जाएगा। पहला देखिए मुद्रास्फीति हो जाएगा, दूसरा अपस्फीति, तीसरा हो जाएगा मुद्रा संस्फीति और चौथा मुद्रा अपस्फीति हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, क्या कहलाता है वो? मुद्रास्फीति। देखिए जब मुद्रास्फीति होता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है और वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 5 रुपए का सामान है, समझे, जो पहले हम 5 रुपए में खरीद रहे थे, अभी उसको हम 2 रुपए में मिलने लगा, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य घट गया। पहले मुद्रा का मान अधिक था तो 5 रुपए था वो वस्तु मिलता था, अभी वो 2 रुपए में मिल रहा है, इसका मतलब मुद्रा का मान घट गया और वस्तु का मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। इसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति जो है किसके द्वारा मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, सही जवाब है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति किस पर आधारित है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। बताइए अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है? ये किन्स के अनुसार, प्रोफेसर किन्स के अनुसार हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं? चलन स्फीति कहा जाता है, इसको चलन स्फीति कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमत को क्या कहा जाता है? मांग प्रेरित स्फीति कहा, इसको मांग प्रेरित स्फीति कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में प्रभाव बताएगा। मुद्रास्फीति मतलब उत्पादक वर्ग को लाभ होता है या हानि होता है? उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। इसमें कृषक, उद्योगपति, व्यापारी आते हैं, इन सभी को क्या होता है? लाभ होता है। बताइएगा कि मुद्रास्फीति में ऋणी को क्या होता है? ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को घाटा होता है। देखिए जो ऋण देता है ना उसको घाटा होता है, जो ऋण लेता है उसको क्या होता है? फायदा हो जाता है, इसमें लाभ हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का कितना श्रेणी है? 3 श्रेणी हो जाएगा इसका। देखिए पहला होगा राजकोषीय उपाय, दूसरा मौद्रिक उपाय, तीसरा हो जाएगा प्रशासनिक उपाय। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए राजकोषीय उपाय के अंतर्गत संतुलित बजट बनाना आता है, प्रगतिशील करारोपण करना हो जाएगा, बचत को प्रोत्साहित करना, यही सभी आता है। और बताइए देखिए मौद्रिक उपाय के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए मौद्रिक उपाय के अंतर्गत आता है CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करना, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR में भी वृद्धि करना, यही सभी आता है। रिवर्स रेपो रेट इसमें वृद्धि करना, ये सभी आता है, मौद्रिक उपाय के अंतर्गत आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कालाबाजारी को रोकना, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रशासनिक उपाय के अंतर्गत आता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए मुद्रास्फीति की वांछित दर कितना % है? 3 से 4%, सही जवाब 3 से 4% होता है। तो इकोनॉमिक्स का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को देख लिया गया। अब चल रहे हैं विविध की, और विविध में भी जो भी होमवर्क दिया गया था वहीं से करवाया जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा हो जाएगा? गोटहार्ड, विश्व में बताना, विश्व में गोटहार्ड हो जाएगा, जो कहां पर था? ये स्विट्जरलैंड का हो जाएगा और इसका लंबाई कितना? 57.09 किलोमीटर में है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सड़क सुरंग विश्व में बताना, विश्व में लीडर्ल हो जाएगा, जो कि नॉर्वे का है। ये अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सा हो जाएगा? ये लेह मनाली मार्ग अपना भारत का क्या है? लेह मनाली मार्ग हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? ये सबसे बड़ा राजमार्ग विश्व का ही बताना, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? बेंचुआन, तिब्बत, बेंचुआन जो होगा तिब्बत। और सबसे ऊंची राजधानी कौन है? ये है लापाज। और पता है लापाज किसकी राजधानी है? ये बोलीविया का राजधानी, बोलीविया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? लापाज हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है?
बोस्टॉल। बोस्टॉल जो कहाँ पड़ता है? ये अंटार्कटिका में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा हो जाएगा? सही जवाब है मस्जिद अल हराम होगा। विश्व में मस्जिद अल हराम हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा मस्जिद कौन सा हो जाएगा? सुल्तान हसन मस्जिद, जो कहाँ पड़ता है? काहिरा मिस्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली भारत में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महल कौन सा है? वेटिकन सिटी पैलेस। और ये किस देश में पड़ता है? ये इटली में पड़ता है। इटली में पड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सा हो जाएगा? ये बुर्ज खलीफा। ये कहाँ पड़ता है? दुबई। दुबई में बुर्ज खलीफा हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना है? 829.84 मीटर। बताइए सबसे लंबी दीवार ये कहाँ है? चीन का दीवार हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है विश्व में? बताना है। स्टार होप स्टेडियम हो जाएगा। स्टार होप स्टेडियम। और पता है भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। जो कि बिहार पुलिस 3 तारीख में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा होगा, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा। जो कहाँ पड़ता है? ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सबसे बड़ा संग्रहालय ये कौन सा हो जाएगा? ये ब्रिटिश संग्रहालय। कहाँ पड़ता है? ये लंदन का हो जाएगा। सही जवाब बताइए सबसे बड़ी मूर्ति कौन सा हो जाएगा विश्व में? विश्व में पूछ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में और भारत में पड़ता है। और किसका है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो गया है? ये महाभारत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन सा है? भादला सोलर पावर पार्क। कौन सा हो जाएगा? हाँ, राजस्थान का भादला सोलर पावर पार्क हो जाएगा। बताइए सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और सबसे विशालकाय पशु कौन सा है? ब्लू व्हेल हो जाएगा। ब्लू व्हेल। तो दोस्तों लुसेंट का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को आज क्यूज में करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं जो महेश बरमाल का सार संग्रह दिया गया था, यहाँ से भी होमवर्क दिया गया था, यहीं से करवाया जाएगा अभी। तो इसमें चला संघ राज्य क्षेत्र। बताइएगा पॉलिटिकल से क्वेश्चन है भारतीय संघ के अंतर्गत किस फिर सुनिए भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? ये संसद को प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ। इसको इंग्लिश में यूनियन बोला था। क्या बोलते हैं? यूनियन बोला जाता है। और बताइएगा भारत राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है इसका? ये अनुच्छेद 1 में इसका चर्चा किया गया। सही जवाब है। बताइए भारत में वर्तमान में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है? सही जवाब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इसमें। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितना सीट आरक्षित है? ये 20 सीट आरक्षित है। सही जवाब है अधिकतम 20 सीट आरक्षित है। इसमें सभी कितना पर चुनाव हुआ है? 19 से वो है, एक खाली है। 19 पे ही है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? सही जवाब है 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? ये 1956 में सौंपा था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ये आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? ये 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। और बताइएगा ये आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ किसके प्रयास से हुआ था? पेट्टी श्री रामलू नाम है, अच्छा नाम है, पेट्टी श्री रामलू। देखिए ये जो है ना क्या कि अपना भाषाई आधार पर राज्य के लिए क्या कि वहाँ पे ये भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठ गया और कुछ 53 या 58 दिनों के बाद इनका क्या निधन हो गया। उसी के कारण 58 फीट का मूर्ति बनाया गया है इनका, अमरावती में बनाया गया। तो उसी के बाद आंध्र प्रदेश का पहला राज्य बनाया गया भाषाई आधार पर। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से बनाया था। सही जवाब बताइएगा सिक्किम को जो है ना भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत बना दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइएगा कि जूनागढ़ को जो है ना किस तरह से मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। बताइएगा हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पुलिसिया कार्रवाई। ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के कहा भी जाता है इसको, यानी पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था वहाँ पे।
पुलिस के वर्दी में किसको भेजा गया था? आर्मी को भेज दिया गया और वहां सबको तोड़ दिया गया बढ़िया से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था? विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। बताइए संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नए राज्यों का स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन की चर्चा ये अनुच्छेद 3 में हो जाएगा, भाग नहीं, अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। और बताइए भाग 3 में किसका चर्चा है? मौलिक अधिकार का चर्चा है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? ये 1963 में हुआ। बताइए त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ? 1972 में हुआ। बताइए इसके साथ 2 और राज्य बना था, उसका नाम बताइए। सही जवाब मेघालय और मिजोरम। इसका भी स्थापना कब? 1972 में किया गया था। बताइए नागालैंड तो पूछ दिया। बताइए हिमाचल प्रदेश का स्थापना 1971 में किया गया। अगला क्वेश्चन है बता दीजिए अरुणाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ? ये 1987 में हुआ। और इसके साथ 2 और राज्य का बना, गोवा और एक और है मिजोरम। गोवा, मिजोरम और कौन है? एक अरुणाचल प्रदेश। तीनों का गठन कब हुआ? 1987 में। बताइएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तरी पूछ रहे हैं, उसका मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली होगा। हाँ बताइए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद या प्रयागराज, उसी को बोला जाता है, इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है। बताइए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये कोलकाता हो जाएगा। और पश्चिमी का मुख्यालय कहाँ होगा? मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद ये चेन्नई में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953 में किया गया था। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था इसमें सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे विश्व भूगोल, यानी कि विश्व भूगोल की ओर आए हैं। तो बताइएगा इसमें बता दीजिए आप लोग है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,756। सही जवाब 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और बताइएगा भूमध्य रेखा व्यास कितना हो जाएगा इसका? 12,756 किलोमीटर में हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जलीय भाग कितना परसेंट है? 71% हो जाएगा। और स्थलीय भाग कितना है? 29% लगभग स्थलीय भाग हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? लगभग 24 घंटे का, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। बताइएगा चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग है आकाश में कितना तारामंडल है? 88 को तारा 88 मान्यता प्राप्त 88 है। आप सर्च कीजिए, हम इसको हमको ही पता 89 है, लेकिन मान्यता प्राप्त देखिएगा ना, गूगल में भी किया है तो 88 दिया। ठीक है देख लीजिएगा, मान्यता प्राप्त 88 है और इसे 89 गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? ये देखिए 3 को प्रमुख गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैस कहाँ पाया जाता है? बृहस्पति और शनि पर पाया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जाता है? ये देखिए हीरक वलय का दृश्य जो है ना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है हेल बॉप और हेली, ये क्या है? ये पुच्छल तारा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ती है? ये भूमध्य रेखा पर पड़ता है। सीधे कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर पड़ता है। बताइएगा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये शुक्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए सर्वाधिक दूरी में स्थित ग्रह कौन हो जाएगा? ये वरुण है। बताइए अगला को सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? ये मंगल को जाना जाता है। और भोर का तारा शुक्र कहता है। और भोर सांझ का तारा सूर्य किसको? शुक्र को ही कहा जाता है। पता है सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन होगा? बुध। सबसे छोटा वर्ष किसका होता है? बुध का हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है छल्ला वाला ग्रह किसे कहा जाता है? मुख्य रूप से शनि को कहा जाता है। इसमें 2-3 नाम दिया है। शनि में 7 छल्ला है। सही जवाब है। बताइए बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन होगा? बुध। सर्वाधिक तापांतर कहाँ होगा? बुध का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन होगा? ये अरुण है। अरुण, हरे रंग का अरुण हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के समान अवधि, फिर से पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन होगा?
मंगल है, दिन वाला पूछ रहे, पृथ्वी के समान अवधि वाला मंगल ग्रह हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर कौन है? अरुण हो जाएगा। अरुण और शुक्र भी होगा, ठीक है। अरुण और शुक्र उल्टा करता है। बताइएगा न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, ठीक है, वरुण हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वो कौन सा हो जाएगा? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, ये जो उल्टा घूमता है इसलिए सूर्योदय इसमें उल्टा साइड में होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को करवा दिया गया, ये बुक भी खत्म कर दिया गया। अब आप सभी के बीच में जो भी दृष्टि का क्विक बुक से साइंस चलाया जा रहा है, साइंस को लेकर आए हैं आप सभी के बीच में, तो बता दीजिएगा साइंस से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। बताइए अगला क्वेश्चन है कि मूल मात्रा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के अधिवेशन में एसआई पद्धति को सर्वमान्य घोषित कब किया गया था? 1960 में दिया है यहाँ पे, 1960 सर्वमान्य घोषित 1960 में किया गया है। बताइए संपूरक मात्रक संख्या कितना है? संपूरक मात्रक 2 संपूरक मात्रक हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, 7 मूल मात्रक में पदार्थ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोल का किया जाता है। बताइएगा इसको मान्यता कब दिया गया मोल को? इसको 1971 में दिया गया, मोल को 1971 में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। और मूल मात्रा संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। बताइए लंबाई का मात्रा क्या होगा? मीटर हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा। और इसको सूचित किससे करते हैं? सीडी से करते हैं। बताइए पदार्थ की मात्रा का मात्रक ये मोल हो जाएगा, और मोल को सूचित करते हैं MOL, छोटका सब होगा इसमें। बताइएगा समतल कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन हो जाएगा। और ठोस कोण का एस्टी रेडियन हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसको रेडियन कहा जाता है, उसे रेडियन कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? फुट हो जाएगा, फुट होगा। बताइए 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच हो जाएगा। और पूछेगा सेंटीमीटर तो 30.48 सेंटीमीटर, और मीटर में 0.304 मीटर हो जाएगा। बताइएगा इंच जो है ना किसको मापने का मात्रक है? इंच लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी मापने का मात्रक हो जाएगा। बताइए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए माइक्रोन को किससे सूचित करते हैं हम? म्यू से सूचित किया जाता है। बताइए 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए एंगस्ट्रम जो है किसका मापने का इकाई है? ये ठीक है, तरंगदैर्घ्य को मापने का इकाई हो जाएगा। बताइए एंगस्ट्रम को सूचित किससे करते हैं? कैपिटल ए ऊपर बिंदु, कैपिटल ए ऊपर में एक बिंदु से सूचित किया जाता है। बताइए 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी मापने का इकाई हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में जो है ना कितना वेग से दूरी तय की जाती है? ये कितना वेग से? सही जवाब 1,86,000 मील पर सेकंड से जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है मीटर में? ठीक है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, 15 मीटर, 12 किलोमीटर में होगा, मीटर में 15 ही होगा। एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, सही जवाब हो जाएगा। पता है एक पार्सेक का मान कितना होगा मीटर में? 3 गुना 10⁻16 मीटर हो जाएगा। एक पार्सेक का मान मीटर में 3 गुना 10⁻16 मीटर होगा। और पूछेगा प्रकाश वर्ष में इसका मात्रा क्या होगा? 3.26 लाइट ईयर, 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। बताइएगा एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक मोल का मान कितना हो जाएगा? मोल का मान होता है देखिए 6.023 गुना 10⁻23 हो जाएगा। एक मोल का मान हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा इस संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या भी से कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को किससे मापा जाता है? डॉब्सन से मापा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्यूसेक से किसको मापते हैं हम? प्रवाह को मापते हैं, किसी भी द्रव के प्रवाह को मापा जाता है, इससे द्रव की प्रवाह को मापते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है?
एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल होता है। 1,00,000 और किलो पास्कल में 100 किलो पास्कल हो जाएगा। बताइएगा कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा उष्मा का मात्रक क्या होगा? थर्म। उष्मा का मात्रक थर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? THM। THM। बताइए विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम हो जाएगा। बताइएगा विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? वाट हो जाएगा। बताइए 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 की पावर 6 वाट। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। बताइएगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना? 740 वाट हो जाएगा। अश्व यानी कि हॉर्स पावर बोलते हैं ना इसको। बताइए अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा में कितना मेगाजूल होता है? 3.6 मेगाजूल। 3.6 मेगाजूल हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 1 मैक्स से अधिक चाल वाले को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक। और 5 मैक्स जिसका अधिक चाल होगा उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सही जवाब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई जो पता करते हैं इसमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र में जो है ना पनडुब्बियों और नौवहन जो है ना किसका उपयोग करता है? ये सोनार का प्रयोग करता है। ठीक है, बताइएगा नॉट जो है किसका मापने का इकाई है? समुद्री जहाज गति मापने का इकाई है। समुद्री जहाज गति मापने का क्या होगा? ये नॉट हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। बताइएगा सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किस सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं? इसी रडार के द्वारा। रडार के द्वारा ही पता लगाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन 1 औंस में कितना ग्राम होता है? 28.35। 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए 1 चंद्रमास में कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह होता है। 4 और दिन कहेगा तो 28 दिन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए 1 समुद्री मील में कितना मीटर होता है? मीटर में पूछा 1852 मीटर हो जाएगा। और किलोमीटर में कहेगा तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? किस यंत्र से? बैरोमीटर। सही जवाब वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइए ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है। बताइए वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ये ऑडोमीटर से मापा जाता है। बताइए ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए पौधे की वृद्धि को किससे मापते हैं? ऑक्सीजनोमीटर। सही जवाब। देखिए पौधे की वृद्धि को किससे मापते हैं? ऑक्सीजनोमीटर। देखिए याद रखिए पौधा से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और पौधे को वृद्धि को मापते किससे? ऑक्सीजनोमीटर। मिलता जुलता नाम है थोड़ा सा, तो ऑक्सीजनोमीटर हो जाएगा। पकड़ लीजिएगा उस समय। बताइएगा प्रकाश की तीव्रता को किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। लक्स मीटर से मापा जाता है। बताइए तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। ठीक है, बताइए दूध का सापेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? दूध का सापेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बताइए गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। सही जवाब है। बताइए विद्युत धारा की उपस्थिति का जांच ये किससे करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। विद्युत धारा की उपस्थिति का जांच किससे करते हैं? गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा वायु की दिशा ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? विंड वैन। वायु की दिशा ज्ञात करने में विंड वैन का प्रयोग करते हैं। और वायु की गति मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का। वायु की गति मापने में एनीमोमीटर और वायु की दिशा ज्ञात करने में विंड वैन का प्रयोग किया जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन उच्च ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। और बताइए कितना से उच्च ताप मापते हैं इसको? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापा जाता है। इसमें 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसमें दिया हुआ देख लीजिए दृष्टि का बुक है। बताइए अगला क्वेश्चन स्वर्ण की शुद्धता किससे मापते हैं? कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर। बताइए बता दीजिएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और बताइए आभूषण बनाने में कितना कैरेट का प्रयोग होता है? 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब। बताइए समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा सौर विकिरण मापने में किसका प्रयोग करते हैं? पायरोहेलियोमीटर। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण ये किससे कौन सा हो जाएगा? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। बताइए अगला क्वेश्चन है हृदय गति मापने है तो किसका प्रयोग करते हैं? ये कार्डियोग्राम का प्रयोग। कार्डियोग्राम हो जाएगा। बताइए झूठ का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? ये पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड रहा था फिजिक्स का उसको भी करवा दिया गया। अब दृष्टि से ही आप लोग के बीच में जो है दिया गया था बायोलॉजी का प्रश्न। तो बायोलॉजी से चलते हैं हम लोग। बताइएगा बायोलॉजी का बुक है। बताइएगा ध्यान दीजिए बात मत कीजिएगा।
बताइए किस संघ के सदस्य जो है सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं? ये सही जवाब संघ पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा संघ का सामान्य क्या कहते हैं? स्पंज कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, ये जीव कहाँ रहते हैं सामान्यतः? ये समुद्र में रहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इसके शरीर का एक कठोर आवरण क्या होता है? ये बाह्य कंकाल का बना होता है। जो बना होता है बताइए, ये जो है बाह्य कंकाल जो किसका बना होता है? इसका सुई जैसे नुकीले कांटे या स्पंजिला फाइबर का बना होता है। कांटेदार रहता है, जो छूता तो हाँ बताइएगा किस फाइबर से बना होता है? इसमें देखिए दिया हुआ है जैसे है ना, पोड़ीफेरा संघ के एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जो सुई जैसे नुकीले कांटों या स्पंजिन फाइबर का बना होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस संघ का जो है अनेक शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं? ये पोड़ीफेरा संघ। पोड़ीफेरा संघ के जीव में अनेक छिद्र पाया जाता है पूरे शरीर में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक महीन छिद्र के द्वारा जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसे क्या कहते हैं? उसको ऑस्टिया कहा जाता है। उसको ऑस्टिया कहा जाता है। और एक बड़ा छिद्र के द्वारा जल बाहर निकालता है, उसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहा जाता है। देखिए छोटा छिद्र के द्वारा जल अंदर जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और बड़ा छिद्र के द्वारा जल बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसको ऑस्कुलम कहा जाता है। और ये किस संघ में होता है? ये पोड़ीफेरा संघ में होता है। सही जवाब पोड़ीफेरा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, साइकोन हो जाएगा स्वच्छ जलीय स्पंज या स्पंजिला, ये किस संघ का जीव हो जाएगा? ये पोड़ीफेरा संघ का जीव हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा केकड़ा जो है किस संघ का जीव हो जाएगा? केकड़ा हो गया आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में ही आता है। ठीक है। बताइएगा हाइड्रा में शोषण जो है ना किसके माध्यम से होता है? शोषण ये विसरण के द्वारा होता है। विसरण हाइड्रा में पूछे विसरण के द्वारा होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, सामान्य कौन सा संघ का जीव है जो समुद्री अखरोट के नाम अखरोट कहा जाता है? उसे समुद्री अखरोट, टीनोफोरा को समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। बताइएगा इसमें जो है इसका जो शरीर जो है ना किस श्रेणी का संगठन पाया जाता है? इसमें इसको उत्तक श्रेणी का संगठन पाया जाता है इसमें। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किस संघ को चपटे कृमि कहा जाता है? चपटा कृमि प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहा? चपटा कृमि कहा जाता है। और इसमें अंग स्तर का विकास कैसा? त्रिकोणिक एवं द्विपार्श्व सम्मिलित होता है इसका अंग स्तर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किसमें जो है पुनरुत्थ भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है? पुनरुत्थ भवन की उच्च क्षमता ये प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन का उच्च क्षमता पाया जाता है। देखिए हाइड्रा में भी पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाया जाता है, लेकिन उच्च क्षमता जो है इसमें प्लेनेरिया में ही पाया जाता है। बताइए लीवर फ्लूक या यकृत कृमि जो किसमें पाया जाता है? ये भेड़ बकरी सुअर जैसे कि यकृत में पाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि किसे कहा जाता है? ये एस्केल्मेंथीज को संघ एस्केल्मेंथीज को गोल कृमि कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और इसका आहार नाल कैसा होता है? पूर्ण विकसित आहार नाल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए एनेलिडा संघ का जीव कहाँ रहता है? ये जलीय एवं स्थलीय दोनों जगह पर रहता है। बताइए केचुआ किस संघ का जीव हो जाएगा? ये एनेलिडा संघ का जीव है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? ये आर्थ्रोपोडा संघ हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी पर लगभग जो है आर्थ्रोपोडा संघ का जीव कितना भाग पाया जाता है? 2/3 भाग में पाया जाता है। 2/3 भाग में पाया जाता है। बताइएगा आर्थ्रोपोडा में जो है ना रक्त परिसंचरण तंत्र कौन सा पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। बताइएगा कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में हेमोग्लोबिन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। इस कारण से क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहा जाता है। इस कारण से इस संघ को हीमोलिम्फ कहा जाता है। किससे? आर्थ्रोपोडा संघ को। बताइएगा इसमें जो है इसका बाह्य आर्थ्रोपोडा के शरीर में बाह्य कंकाल होता है, वो किसका बना होता है? ये काइटिन का बना होता है वो। और बताइए कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? वो भी काइटिन का बना होता है। और पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का ही बना होता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी जो है ना किसके मदद से जाल बुनती है? ये स्पिनरेटेस ऐसे कुछ नाम दिया हुआ है। हाँ स्पिनरेटेस है। बताइए तिलचट्टा जो है इसका हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? 13 चैम्बर का हो जाएगा। सही जवाब है 13 चैम्बर का होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी करवा दिया गया बायोलॉजी से भी। तो अब आप लोग के बीच में जो बच गया है एसपीडी का जो भी होमवर्क दिया गया था एसपीडी से करवाया जाएगा। तो एसपीडी से चलते हैं। बताइएगा भारत का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रीय चिन्ह बताना है अभी। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? चांद तारा हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। बांग्लादेश का कौन सा हो जाएगा? वाटर लिली हो जाएगा। सही जवाब बताइए। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा?
मैपल लीफ, मैपल लीफ। कनाडा का क्या हो जाएगा, मैपल लीफ हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, गोल्डन रॉड, गोल्डन रॉड हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए स्पेन का क्या होगा, ईगल हो जाएगा। बताइए ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गुलाब का फूल है। बताइएगा न्यूजीलैंड का क्या होगा, कीवी हो जाएगा। बताइए ऑस्ट्रेलिया का क्या है, बेटल, प्रतीक चिन्ह पूछ, राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहे हैं, जिसको बेटल हो जाएगा। और वहाँ का पशु हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। बताएगा ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, गुलाब का फूल हो जाएगा। और डेनमार्क का क्या होगा, समुद्र तट, समुद्र तट हो जाएगा। पता है सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, गुरु नानक हो जाएगा, गुरु नानक थे। पता है गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कौन किए थे, ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया, सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का संकल्पना कौन किए थे, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमृतसर नामक नगर का स्थापना कौन किया था, गुरु रामदास के द्वारा, नगर का स्थापना रामदास किए थे, ठीक है, गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। बताइए अकाल तख्त का स्थापना कौन किए थे, गुरु हरगोविंद सिंह, अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया। बताइए खालसा पंथ का स्थापना कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ है, ये खड़गवासला, सही जवाब है। बताइए नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, ये नई दिल्ली में। डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और कॉलेज कहाँ है, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहाँ है, देहरादून में हो जाएगा, सही जवाब है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, इंडियन नेवल एकेडमी ये कहाँ है, कोचिन में हो जाएगा, कोचिन में। बताइए अगला क्वेश्चन है, एयर फोर्स एकेडमी ये कहाँ है, हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ये ऐतरेय एवं कौशिकीय, ऐतरेय एवं कौशिकीय किसका होगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, अजुर्वेद होगा, आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा। बताइएगा अजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, शतपथ हो जाएगा, शतपथ हो जाएगा। बताइएगा यजुर्वेद का जो ना उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। बताइए सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और बताइएगा अथर्ववेद का उपवेद ये शिल्प वेद हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में जो है ना किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, ये गुजरात का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अजमेर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये अजय पाल, अजय पाल के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कपास के लिए कौन सा मिट्टी प्रसिद्ध है, काली मिट्टी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, 1 मई 1939 को किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के हृदय कितने कोष्टक का होता है, 4 कोष्टक का हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग जो है किसके दरबार में आया था, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था, नहीं ठीक है। और एक और आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, फाहियान आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के स्थान में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से छोड़ा गया था इसको, सोवियत संघ से छोड़ा गया, रूस, सोवियत संघ रूस छोड़ा गया था। बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है, जगजीवन राम को जाना जाता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी की लवणता का कारण क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की नमक का अधिकता कारण हो, यानी NaCl। बताइए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पंडित शिव कुमार शर्मा किस वादक से, ये संतूर वादक हो जाएगा। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था, कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ बनवाया था, अजमेर में। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या होगा, रैंड हो जाएगा। और इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। 3 राजधानी, लेकिन इसका मुद्रा रैंड हो जाएगा, ठीक है। बताइए राष्ट्रकूट राजधानी कहाँ हो जाएगा, मान्यखेट हो जाएगा, मान्यखेट। बताइए भगवान बुद्ध किस कुल से संबंधित है, ये शाक्य कुल से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था, सही जवाब है। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। बताइए इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, यही नहीं थे। और अस्थायी किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बताइए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितना देश भाग लिया था, 172 देश भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 कमी से। बताइएगा विटामिन B1 का नाम क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, थायमीन है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, सही जवाब है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन। हाँ, पाकिस्तान का भी हॉकी है क्योंकि बेटा अपना ही है। हाँ, भारत का ही बेटा है ना पाकिस्तान, तो दूसरा कहाँ से लाएगा? अगला क्वेश्चन बताइए, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 हुआ, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, दंड संहिता का, दंड संहिता मतलब हत्या का संबंध किस दंड संहिता? धारा 302 कहा था ना, धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बताइएगा, पोलीगर विद्रोह ये कब हुआ था? 1799 से 1805 में हुआ था। तो दोस्तों, जो भी एसपीडी का क्वेश्चन था करवा दिया गया। अब लास्ट टॉपिक आप लोग के बीच में करंट का रहा गया, जो कि एसपीडी से करंट अफेयर चला जाता है। तो चलते हैं करंट अफेयर की ओर। बता दीजिएगा करंट अफेयर से है कि उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ये गुजरात बन चुका है, सही जवाब है। और उत्तराखंड के बाद दूसरा बना है गुजरात, पहला है उत्तराखंड। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। अच्छा जवाब है। बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्री है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसको 2032 में क्या होगा? ध्वस्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है, सही जवाब है, हरियाणा रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को शामिल किया गया, नितिन मेनन को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे, सही जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत किया है? लीबा, ये श्रीलंका के द्वारा किया गया, श्रीलंका के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ये हरियाणा के द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के द्वारा लगाया गया। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। राहुल भावे को नियुक्त किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, बी सुमित रेड्डी ने किस खेल में सहायता की घोषणा की है? ये बैडमिंटन। साइंस की घोषणा की है, बैडमिंटन। सॉरी, साइंस लिखा, संन्यास मत गलती लिखा। ठीक, संन्यास। देखिए फिर सुनिएगा, बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया? क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन। बताइए 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ शुरू होगा? 10वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होने वाला है? ब्राजील में होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये मासाकी काशीवाड़ा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? ये केरल के द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हो जाएगा। और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति ये मुकेश अंबानी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये रोशनी नाडर बन चुकी है, सही जवाब रोशनी नाडर है, हाँ, भारत की। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजन किया जाएगा? ये लखनऊ में होने वाला, लखनऊ में होने वाला है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर एशिया का अरबपतियों की राजधानी बना है? यही लखनऊ बन चुका है। लखनऊ कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? भारत बना है। और पहला स्थान पे केन्या है, केन्या का स्थान पहला स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, घोड़ा यात्रा समारोह कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में, सही जवाब है। और एक घोड़ा है काला घोड़ा उत्सव, ये कहाँ मनाया गया? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। काला घोड़ा महाराष्ट्र का, और क्या घोड़ा यात्रा तो नेपाल का हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना शुरू किया है? ये अपना बिहार। अब बताइएगा बिहार का शोक किसे कहा गया है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। सही जवाब है। बताइए भारत का एसडीजी इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 109वां स्थान मिल चुका है। सही जवाब है। बताइए एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्थान 130 में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? ये भी शार्ली बोचबे जो कि पहली अफ्रीकी महिला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? अभी 4515 बच्चा हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन सरकार ने मनरेगा मजदूरों में कितना % की वृद्धि किया है? 7% का वृद्धि कर दिया। सही जवाब है। बताइएगा इंडियन ओपन 2025 स्वेक्स खिताब कौन जीत लिया है? अनाहत सिंह। ये अनाहत सिंह के द्वारा जीत लिया गया। बताइएगा UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया? ये IIT हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये झारखंड में मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? बिहार के द्वारा किया जाएगा। अपना बिहार में सब हीरो होता है ना, इसलिए बिहार में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ था? ये 288। और बताइए इसका विपक्ष में कितना मत पड़ा था? 232 वोट पड़ा विपक्ष में 232 वोट पड़ा था। ठीक है, अगला विपक्ष में वोट 228। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? है सुनिए फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये ब्यूनस आयर्स। ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है इस बार 2025 का? देखिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? ये जापान के द्वारा दिया जाएगा। जापान। पता है कुंभकोणम पान को पत्ता का जीआई टैग किसको मिला है? तमिलनाडु राज्य को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो भी होमवर्क था सीरीज उसको पूरा करवा दिया गया। और आप लोग का होमवर्क से कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है आप सभी के बीच में, इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग कल इसका जवाब देते हैं तो कल आप सभी दोस्तों का नाम पहले यूट्यूब चैनल पर लिया जाएगा, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा ठीक है, महाराष्ट्र का शुक्राता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, महाराष्ट्र का शुक्राता किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से अच्छे तरीके से कीजिएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए ताकि कल आप लोग सभी लोगों का नाम लिया जाए। क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।